हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, और जो फिजिक्स नाम है जिसका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, और इसमें हम लोगों ने एक वीडियो किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने फोर्स के बारे में समझा कि व्हाट इज द फोर्स एंड इसका क्या इफेक्ट होता है, और हम कब किसी चीज को, किसी कॉज को फोर्स कंसीडर करेंगे, फिर फोर्सेस क्या कर सकती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। लास्ट वीडियो के अंत में हम लोगों ने बात किया था कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात की। और बेटे मैंने आपको बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन वहां पर लिखवाया। फिर भी मैं यहाँ पर आपको जो बैलेंस फोर्स है उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को बता दूंगा। आप डेफिनेशन आप प्रीवियस वीडियो से देख के उसे क्या कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या गिवन पीडीएफ से क्या कर लीजिए, एक दो दिन में आपको पीडीएफ हर अल्टरनेट 3 डेज में पीडीएफ दिए जा रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिए, उसको देख के लिख लीजिए। फिलहाल बैलेंस फोर्स की बात करें। बैलेंस फोर्स क्या होता है? ठीक है बेटे, फॉर एग्जाम्पल समझो कि ये क्या है, कोई ब्लॉक है, इस पर एक आदमी एफ फोर्स लगा रहा है इधर से और एक फोर्स लगा रहा है इधर से। ठीक है, एक ही ब्लॉक पर दो पर्सन्स क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक लेफ्ट से लगा रहा है, एक राइट से लगा रहा है। दिख रहा है कि नहीं आपको? और आप देख रहे हो कि हाँ, ये ब्लॉक अपनी जगह पे ही है। मान लीजिए अगर पोजीशन ए है तो इसकी पोजीशन ए कंटिन्यूअसली बनी हुई है, तो बेटे इस पे ओवरऑल फोर्स कितना काम कर रहा है? आप कहोगे यार ये तो फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, है ना। ये हो सकता है दोनों टच ही किए हों, या दोनों फोर्स लगाए भी हैं तो इक्वल फोर्स लगाए हैं। तो इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब है कि बॉडी पर ओवरऑल जो फोर्स है वो कितना है? 0 है। ओवरऑल फोर्स बॉडी पर कितना है? 0 है। तो ऐसे में ये दोनों फोर्सेस क्या बोली जाएंगी? बैलेंस्ड फोर्स बोली जाएंगी। क्या बोली जाएंगी? बैलेंस्ड फोर्स। इसी तरीके से बेटे किसी मेज पर अगर आपकी कोई बुक रखी हुई है तो बुक क्या करेगी? बुक अगर मेज हटा लिया जाए तो बुक नीचे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारा जो मेज का सरफेस है, सतह है, वो क्या किया हुआ है? होल्ड किए हुए है। कैसे? जितना फोर्स वो नीचे की तरफ बुक लगा रहा है उतना ही फोर्स मेज क्या कर रहा है? बुक पर ऊपर की तरफ लगा रहा है, जिससे क्या हो रहा है? दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जा रही है, इक्वल एंड अपोजिट क्या हो जा रही हैं? काम कर रही हैं, जिससे ओवरऑल फोर्स बॉडी पर कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो इसकी बात हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही शुरुआत कर दी थी, और थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था इसके डेफिनेशन के बारे में। चलिए आज हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं बेटे। अनबैलेंस्ड फोर्स, हाँ बेटे थोड़ा सा एक यहाँ पर नोट कर लिया जाए तो बहुत जरूरी है। एक नोट है बिफोर द अनबैलेंस्ड फोर्स। हाँ, आपने कहा कि ठीक है, कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो ही बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। हाँ बेटे, यहाँ पे ये बात तो सही है, लेकिन दूसरा ये भी सही है कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? मूव कर रही है। एक ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? मूव कर रही है, और मूवमेंट में उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। बात समझिएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और उस पर जो वेलोसिटी काम कर रही है वो क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी होने पर भी जो फोर्स होगा इधर के डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में, वो क्या होगा? बैलेंस्ड फोर्स होगा। क्या होगा? बैलेंस्ड फोर्स होगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगी, यानी एक्सीलरेशन होगा बेटे, चेंज इन वेलोसिटी अगर जहां पर होगा वहां एक्सीलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तब क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। और बेटे जहां एक्सीलरेशन होता है वहां फोर्स होता है। अभी हम लोग इसमें एक क्या करेंगे? रिलेशन डिराइव करेंगे, एक क्या करेंगे? फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे इसी चैप्टर में। तब आपको पता लगेगा कि जहां एक्सीलरेशन होता है बॉडीज में, उतना वहां क्या होता है? फोर्स होता है। इसको ऐसे फील किया जा सकता है कि आपको वेलोसिटी इंक्रीज करनी होती है साइकिल की, तो आप पैडलिंग को थोड़ा फोर्सफुली करते हैं, और वहीं वेलोसिटी डिक्रीज भी करनी हो ब्रेक के थ्रू, तो आप ब्रेक पर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज करती है। यानी ऑल एंड ऑल, मेरा कहने का ये मतलब है कि व्हेनेवर द वेलोसिटी चेंजेस,
then acceleration exists, and where the acceleration exists, then this implies that force also exists. फोर्स क्या करता है? ऑल्सो एग्जिस्ट करता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है कि नॉट इवन ओनली स्टेशनरी कंडीशन बट ऑल्सो मूविंग कंडीशन. इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, देन ऑल्सो देयर इज द नेट फोर्स, देयर आर द सम ऑफ द नेट फोर्स, सम ऑफ द ऑल फोर्सेस इज जीरो ऑन अ बॉडी. ठीक है, अगर किसी बॉडी का कांस्टेंट वेलोसिटी में मोशन हो रहा है, देन ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? फोर्स की जीरो होगी. इस बात को नोट किए रहिएगा. ठीक है, इफ बॉडी is moving with uniform velocity, then the resultant force is zero on body. ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा. चलिए अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स के बारे में. अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स. तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है बेटे? अगर नंबर ऑफ फोर्सेस बॉडी पर काम कर रही हैं और नेट फोर्स आपको नॉन जीरो मिल रहा है, तब ऐसे फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं. समझ में नहीं आया? अब समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग क्या करें, रस्सी खींच वाले गेम को देखें, टग ऑफ वॉर को देखें, जैसे इसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर, कि कुछ पर्सन इसको अपनी तरफ इधर से खींच रहे हैं ना, और कुछ लोग इधर की तरफ खींच रहे हैं. अगर ये रस्सी खींच या ये टग ऑफ वॉर में कोई जीत नहीं रहा, कोई हार नहीं रहा, आपको लग रहा है कि ये दोनों स्टेशनरी रुके हुए हैं, तो फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा. बट सपोज अ कंडीशन इन विच दिस टीम इज लीडिंग, जहां पे ये टीम क्या कर रही है? लीड कर रही है. दैट मीन्स दे आर अप्रोचिंग द रोप टुवर्ड्स देम. तो ये क्या कर रहे हैं? अपने तरफ रस्सियों को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, है ना. तो यहां पर बेटे ये फोर्स भी काम कर रहा है, यानी ये पर्सन टीम 1 भी फोर्स लगा रही है, टीम 2 इधर की तरफ फोर्स लगा रही है. बट रस्सी पर नेट फोर्स किधर की तरफ ज्यादा है? इधर की तरफ. अगर ये फोर्स ज्यादा होगा तभी तो ये क्या होगा? इधर की तरफ आएगा. और अगर ज्यादा नहीं है बेटे, अगर दोनों बैलेंस्ड हैं, तो आपको देखने में आएगा कि ये रुका हुआ है. तो अगर ये ज्यादा होगा तो रस्सी इधर की तरफ ज्यादा जाएगी, या पर्सन्स जो होंगे वो इधर की तरफ जाएंगे. अगर ये वाले टीम वालों ने क्या किया? फोर्स ज्यादा लगाया, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा. तो यहां पर रस्सी पर जब क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, तब आपको नेट फोर्स जीरो मिलेगा और ये स्टेशनरी रुका हुआ समझ में आएगा. बट कंडीशन हम दूसरा कह रहे हैं कि नहीं, ये फोर्स ज्यादा हो, चाहे ये ज्यादा हो चाहे ये ज्यादा हो. अगर दोनों में से कोई एक ज्यादा होता है तो हम क्या देखते हैं कि रस्सी उधर की तरफ ज्यादा शिफ्ट करती है, लोग उधर की तरफ ज्यादा शिफ्ट करते हैं जिधर फोर्स क्या है? आपका ज्यादा है. तो ठीक है, ये शिफ्टिंग क्यों है बेटे? क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे नॉन जीरो है. तो अगर सपोज कर लीजिए, अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, अभी फिलहाल मैं जैसे दूरी का यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, समय का सेकंड, वैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है. इस पे बात करेंगे जब हम थोड़ा और लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे. फिलहाल अभी हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं. और इस पे 2 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इस पे फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन इस पे फोर्स लग रहा है बेटे. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 5 राइट की तरफ, 2 इधर की तरफ, कितना? लेफ्ट की तरफ. तो 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. और इसी 3 न्यूटन के फोर्स के साथ ये क्या करेंगे? इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे. तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई. इसी तरीके से बेटे, अगर आप कह रहे हो कि हम मेज पर बुक रख रहे हैं, मेज पर हमने बुक रखा, मेज ने क्या किया? इसको बैलेंस किया हुआ, लेकिन हम क्या करते गए? मेज पर क्या किए? चीजें बढ़ाते गए. एक समय आया कि इसकी क्षमता ने क्या किया? जवाब दे दिया कि भाई अब हमसे नहीं सहा जाएगा, और आपने जैसे ही अगला बुक रखा तो ये टूट गया. क्यों बेटे? देखो, जब ये अकेले था तो जितना फोर्स ये ऊपर की तरफ लगा रहा था, उतना ही मेज का सरफेस ऊपर की तरफ लगा रहा था, बुक नीचे की तरफ और मेज ऊपर की तरफ. अब आपने फोर्स बढ़ा दिया, तो जितना उसकी क्षमता है मेज की, उतना उसने भी फोर्स बढ़ा दिया.
2 बुक के अकॉर्डिंग फोर्स लगाने लगा, आपने 10 रखा तो 10 बुक के अकॉर्डिंग फोर्स लगाने लगा, आपका मन नहीं माना, आपने 100 बुक रख दिया तो उसका हिम्मत जवाब दे दिया, यानी उसके पास इतना फोर्स नहीं था कि वो उसको क्या कर पाए, 100 बुक का फोर्स प्रोवाइड करा पाए, तो वो टूट जाएगा। तो यहां पर इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में टूटेगा उसमें बुक का फोर्स इतना ज्यादा होगा कि हमारी जो मेज है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगी, और क्या होगा, हमारी बुक्स नीचे की तरफ मोशन करेंगी या मेज टूट जाएगा। तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, यानी जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है। तो ऐसे फोर्सेस को बेटे अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहा जा सकता है। चलिए अब मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई, अब डेफिनेशन लिख दिया जाए। इफ द रिजल्टेंट फोर्स on a body if the resultant force on a body is non-zero, then force acting on the body are unbalanced force, तो ऐसे में उनको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं, जिस नॉन क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। जैसे आपने क्या किया, कार को पुश किया, कार खड़ी है, आपने पुश करके कार को जब आप धीरे से फोर्स लगाना चालू करते हैं, आप सोचिए कि कार को पुश करने के लिए 2 पर्सन की जरूरत है, तो आप अकेले फोर्स लगा रहे हैं तो कार क्या हो रहा है, मूव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स आपने लगाया कार ने आपके ऊपर उतना लगाया, या कार के पहिए के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन इतना हो गया कि वो आगे नहीं बढ़ा, तो वहां पर फोर्सेस क्या हो गई, बैलेंस्ड होंगे। बट आप सपोज करो कि आपने 2 या 3 पर्सन को बुलाया और पुश करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, आप जो फोर्स लगा रहे हैं आप लोग मिलके, वो कार के द्वारा जो लगाई फोर्स है उससे ज्यादा हो जाता है, तो फोर्स क्या हो गया, अनबैलेंस हो जाता है। तो अनबैलेंस के कारण वो मूव करने लगता है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण बेटे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देती है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाली ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रही है, मूव करती जा रही है। अब उसे रोकना है तो क्या किया जाए, अब ब्रेक लगाया जाए। तो ब्रेक यहां पर क्या काम कर रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स का काम कर रहा है। इसी तरीके से ग्रेविटी की जो पुलिंग है वो भी क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो ये सब क्या है, आपके एग्जांपल्स है। तो एग्जांपल्स लिख दिया जाए। पहला एग्जांपल बेटे, फोर्स ऑफ आवर पुश। ये एग्जांपल है। दूसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये एग्जांपल है आपका दूसरा। जैसे आपके पहिए के बीच में क्या होता है, साइकिल के पहिए और सड़क के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ये अनबैलेंस्ड फोर्स है बेटे, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी आपके चैप्टर्स में है, चौथा 5वां चैप्टर, उसमें बात करेंगे हम, डिटेल में बताएंगे वहां पर। इसी तरीके से आपके पास और एग्जांपल है, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के। ठीक है बेटे, तो ये आपका क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल। अब हमें क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉस की तरफ बढ़ना है। हाँ, अगर आप इसमें समझना चाहें तो कैसे कि एक सड़क के किनारे एक पर्सन क्या है,
अटैची लेके खड़ा हुआ है, सूटकेस लेके खड़ा हुआ है, तो क्या किया है, जितना सूटकेस नीचे की तरफ जाना चाहता है उतना पर्सन ने क्या किया, इस तरीके से उसको पकड़े हुए हैं। तो वहां पे फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है, यानी जितना ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे की तरफ उसे खींच रहा है उतना ही पर्सन ने क्या किया, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है। अब सपोज करिए कि अगर क्या हो जाए, पर्सन हाथ से उसे छोड़ दे तो वो नीचे की तरफ जाएगी और जमीन से टकराएगी। तो होता क्या है कि जब जैसे ही पर्सन क्या होगा, हाथ से छोड़ेगा या वो भारी हो जाएगी, हाथ से छूट जाएगी, तो अर्थ की पुलिंग होगी। अर्थ की क्या होगी, पुलिंग होगी। अर्थ नीचे की तरफ खींचेगा, किस फोर्स से, ग्रेविटी वाले फोर्स से। तो ग्रेविटी वाले फोर्स से जब खींचेगा तो वो नीचे की तरफ आएगी और क्या हो जाएगा, वहां पे जो गिरते दौरान उस पे एक अनबैलेंस फोर्स काम करेगा ग्रेविटी के कारण, जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है बेटे, तो आप इसको थोड़ा सा बुक्स में भी अपने से पढ़ने की कोशिश करें। जितनी बातें मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कोई भी चीज बताया छोड़ा नहीं है, बट आप क्या करेंगे, आप जब पढ़ेंगे देन योर कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। आपकी अपनी स्टडी भी क्या करती है, काफी हेल्प करती है जब आप खुद से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। तो बेटे मोशन को स्टडी करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट रुक रहा है, मूव कर रहा है, उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, हम फोर्स लगाएंगे या वो कितनी दूरी चलेगी, इन सब के बारे में हम लोगों ने क्या किया, स्टडी किया इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन फोर्स का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं पढ़ा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए, मोमेंटम लगाया जाए, तो ये सब किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बदलते हैं, इसी को न्यूटन ने स्टडी किया और अपने 3 लॉज के रूप में उन्होंने दिया। तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए जो क्या करती है, मोशन को डिफाइन करती है। ठीक है, न्यूटन बहुत महान साइंटिस्ट है बेटे। ठीक है, न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज ऑफ मोशन उन्होंने क्या किया, प्रोवाइड किया। तीनों के नाम हम लोग लिखते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। पहला क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा है लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम या लॉ ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं इसे, लॉ ऑफ फोर्स। और तीसरा है एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये 3 लॉज उन्होंने क्या किया, दिया, जिसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी बेटे इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तीनों लॉज हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको नोट किए रहिए, प्रॉपरली पढ़ते रहिए। अगर कोई समस्या आए तो हमसे पूछते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।